यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिकली, लेकिन अदर सोशल साइंस में भी नो नॉनसेंस मतलब चैनल है, जहां पे कि एक रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने की एक छोटी सी कोशिश है, इंजॉयबल वे में, जो एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो। ये जो सीरीज है, ये एक प्रयास है कि जो सीयूईटी पीजी मेरे स्टूडेंट दे रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट दे रहे हैं, उनको बेस्ट वे में ये बताने की कि किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 3 सालों में। इसको अरेंज किया है मैंने थीम वाइज। जैसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी को एनालाइज किया था, और आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी। और बिफोर द एग्जामिनेशन, दिस ईयर्स एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च, सभी थीम, जो 6-7 थीम है, आपको ये सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं सीयूईटी पीजी 2025 के लिए थीम वाइज पास्ट 3 इयर्स पेपर एनालिसिस विद लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। टुडेज थीम इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, यदि आप गलती से देख रहे हैं और आप सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम ले रहे हैं जो मार्च में होने वाली है, तो आपके लिए गोल्डन अवसर है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनगोइंग बैच, जिसमें आपको मिलता है ये सब, जब सभी मेंबर को, क्योंकि सब रिकॉर्डेड है, कुछ भी आप मिस नहीं करते। ये मत समझिए कि आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कुछ भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि सभी कुछ रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। इसका जो डिटेल है वो आपको कई जगह अन्य भी मिलेगी, कम्युनिटी टैब पे भी और पॉल साइंस हेल्प के टेलीग्राम चैनल पे भी। ये है बुक्स जो आप लोगों ने जिसको बहुत पॉपुलर बनाया है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लूज आउट कर रहे हैं। ये सब बुक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल्डन बुक हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट में मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये सभी जो हैं किंडल वर्जन में अवेलेबल हैं, जिसमें कि कई लोग कहते हैं कि सर हमें परेशानी होती है, कोई प्रिंट नहीं करते। गेट आउट ऑफ दैट। अब जमाना प्योरली ऑनलाइन का है, आपको उसमें फायदा है। आपको पता भी नहीं है कि बुक को पब्लिश करने में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, मैंने कोशिश की है, और कितना कॉस्ट स्केलेट होता है, और वो सब बिचौलियों के हाथों में जाता है। उन सब के लिए एक ही साधन है कि हम और आप मिल करके उसको चेन को तोड़ें और ऑनलाइन वर्जन पे चले जाएं। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है यही ऑनलाइन है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ही केवल रखा है। आप बहुत एंजॉय करेंगे उसके फीचर्स को। यूट्यूब में वीडियो देखिए कि किंडल को के फीचर्स को कैसे यूज करें, और ये सब के जो बुक के जो क्लिकेबल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सीधा आप मतलब डालेंगे तो आप उस साइट पे अमेजन के पहुंचेंगे, और वहां से आप नॉमिनल कॉस्ट पे इसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आइए, जो सबसे लेटेस्ट पेपर है, पिछले साल हुई है सीयूईटी पीजी 2024, उसके जो डब्ल्यूपीटी मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन को मैंने एक तरह से पिक करके निकाला है। लेट अस सी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बुक है, यहाँ ऑथर है, वी नो सबका। आप लोग यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है तो आपको पता है कि रिपब्लिक जो है प्लेटो ने लिखा है, ए का 3। और आपको यहीं पे देखिए, केवल इतना जानने से ही आप 2 ऑप्शंस को इसको हटा सकते हैं। इसका मतलब 50-50 आपका हो जाता है। अब बी का जो है 2 है और 4 है, तो लेवाइथन वी ऑल नो कि हॉब्स की है, और बी का 2 होगा। और समझिए इतने आसान, आपको केवल ये जानना है कि रिपब्लिक प्लेटो का है, लेवाइथन हॉब्स का है, और ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। सुपर सुपर इजी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, लड्डू क्वेश्चन। फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री जो है मैकियावेली ने लिखी है, वो एक हिस्टोरियन भी थे। और 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की जो है सेमिनल क्रिएशन है, जिसमें कि वो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। जॉन रॉल यहाँ पे भी ऑथर ऑफ बुक्स है, अगेन बहुत फेमस बुक है। जॉन रॉल ने जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की, उनकी सेमिनल क्रिएशन, जिसमें कि वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सोशल गुड्स। तो ए का 2 से देखते हैं, और एक है 2 से ही आपका ये क्रैक हो जाता है। कैन यू बिलीव दिस? आपको आगे जानना भी नहीं है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट नॉजिक जो कि लिबर्टेरियन थिंकर हैं, 3 साल बाद जो है जॉन रॉल के ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के रिस्पॉन्स में वो एक बुक लिखते हैं, स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया। तो उस बुक का नाम यहाँ पे दिया है स्टेट एंड यूटोपिया। रॉबर्ट नॉजिक लिबर्टेरियन थिंकर, लिबर्टेरियन मतलब जो कि लिबर्टी को सबसे सुप्रीम मानते हैं, और मतलब इंडिविजुअल को ऑटोनोमस, और स्टेट का मिनिमल इंटरफेरेंस इंडिविजुअल के लाइफ में। एडम स्मिथ जो कि कैपिटलिज्म के फाउंडर कहे जा सकते हैं, लिबरल कैपिटलिज्म की, उनकी फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन।
जिसमें कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। और फ्रांसिस फुकुयामा एक लिबरल थिंकर जिन्होंने एक बहुत फेमस थेसिस भी दिया एंड ऑफ हिस्ट्री उस नाम के बुक से, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जिसमें कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इज द अल्टीमेट आइडियोलॉजिकल डेस्टिनेशन फॉर ह्यूमन अरेंजमेंट। अब आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये विजय जो उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरलिज्म की थी, इट वॉज आफ्टर द डिमाइस ऑफ यूएसएसआर। 1992 में ये बुक आई थी और उनकी ये सोच थी कि अब जो है मानव ने खोज लिया है एलिक्सिर आइडियोलॉजिकल अपने को अरेंज करने का, मैनेज करने का सोशियो पॉलिटिकली, एंड दैट इज लिबरलिज्म। सो लिबरल डेमोक्रेसी एंड ऑफ कोर्स कैपिटलिज्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपको पता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा। सो बेहद आसान, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक विच आर द नेचुरल राइट ऑफ द पीपल। यू शुड नो कि जॉन लॉक जो है नेचुरल राइट के सबसे बड़े प्रोपोनेंट है। नेचुरल राइट का मतलब यह है कि जो अधिकार मानव को मिले हैं वो नेचर से मिले हैं और वो समाज और राज्य की उत्पत्ति के पहले है। मतलब बिफोर द स्टेट एंड सोसाइटी इज क्रिएटेड, the individual had this right given by God or nature, and even society and state cannot take away those rights. That is the concept of natural right. और natural right में लॉक तीन तरह के राइट को देखते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिसको स्टेट भी कई जगह लिखा गया है। स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, आपकी इंडोमेंट प्रॉपर्टी। तो लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। बेहद आसान क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स सेड द इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वल्स। ये जो प्रिंसिपल है कि इक्वल जो है, केवल जो इक्वल है उन्हीं को इक्वल ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ये एरिस्टोटल का है लेकिन इसका मायने बहुत प्रोफाउंड है, आपको जानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लोग जो हैं दौड़ रहे हैं, उसके 5 के पाँव में जूते हैं और 5 के पाँव में नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल्स। आप उसको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते कि सेम रूल है, सेम जगह से दौड़ो, सेम डेस्टिनेशन है, इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। नो, दे इज नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी। आपको उनको भी जूता देना है, या आप उनको 5 को बिना जूते वाले को अलग दौड़वाइए, उनके लिए अलग रेस कीजिए। दैट इज कॉल्ड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो ये प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का प्रिंसिपल है जो एरिस्टोटल ने दिया, और उनके लिए जस्टिस जो है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, और प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का अनदर नेम है इक्विटी, सोशल इक्विटी, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है सोशल जस्टिस का फिनोमेना। व्हाई पीपल जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से आते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, व्हाई आर दे ट्रीटेड डिफरेंटली। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जाती है बिकॉज वो इक्वल नहीं है, उनको आपको ज्यादा देना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा जिससे कि वो इक्वल हो पाए। दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, कोटा, रिजर्वेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन, सोशल जस्टिस, ये सारे जो एक्शंस हैं या पॉलिसी हैं, उसकी जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स आर्ग्यूड दैट मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। ये बेहद बेहद फेमस क्वेश्चन है कि मैन, जैसे ये भी कहते हैं कि मैन इज बाय नेचर ए सोशल एनिमल, ए पॉलिटिकल एनिमल। मतलब क्या है कि पॉलिटिकल एनिमल होने का मतलब ये होता है कि मैन में बाय इंस्टिंक्ट है कि अपने को ग्रुप में कैसे ऑर्गेनाइज करें, अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें, कॉमन वे में रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, वैल्यू कैसे एलोकेट करें, अपने को किस तरह से समाज में जो है इंडिविजुअल और समाज के बीच में तारतम्य रखें। इसके बगैर इंडिविजुअल नहीं रह सकता है। इस बात को कहने वाले अगेन जो है एरिस्टोटल थे, और उन्होंने ये एक जो आप कह सकते हैं लैटिन टर्म जो है जून पॉलिटिकॉन से कहा था। जून पॉलिटिकॉन का मतलब, जून का मतलब होता है एनिमल और पॉलिटिकॉन का मतलब पॉलिटिक्स या पोलिस, सिटी स्टेट को भी पोलिस कहते हैं। तो मैन बाय नेचर इज पॉलिटिकल, इज इनहेरेंट इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जून पॉलिटिकॉन। कई जगह पूछा रहता है कि हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ जून पॉलिटिकॉन और हु फ्रेज द क्वाइन जून पॉलिटिकॉन। इसका मायने क्या होता है ये भी पूछा जाता है। एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल। अगेन यहाँ पे ऑथर और बुक है, ये भी यहाँ पे देखिए एक तरह का रिपीटेड है। अभी आपने देखा जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस फिर से आ जाता है, फिर आपने देखा रॉबर्ट नॉजिक का, यहाँ पे पूरी बुक का नाम लिखा है एनार्की स्टेट यूटोपिया। मैं भी वहाँ गलत बोल रहा था, स्टेट एंड यूटोपिया लिखा था, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है। मैकेवेली ने द प्रिंस लिखा है, जेएस मिल ने जो है ऑन लिबर्टी लिखा है। तो मैंने सबको मैच कर दिया, ये भी बहुत आसान होगा, लाइक जेएस मिल ऑन लिबर्टी, ए का 2
और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ए के 2 से जो है ये क्रैक हो जाता है, केवल आपको ये जानने से कि जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा, ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। सुपर इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ। अभी तक कितने ही क्वेश्चन आ गए हैं कि किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा। दिस आर वेरी वेरी इजी लेवल 1 क्वेश्चन। तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो है मॉन्टेस्क ने लिखा है। मॉन्टेस्क एक फ्रेंच थे और इस बुक में, जो कि मुझे लगता है 1700 समथिंग में लिखी गई है, इस बुक में उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया वो अभी भी लागू है। उसी के बेसिस पे एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मैनेज की जाती है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बुक में है। क्या चीज सेपरेशन? जो 3 विंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये जो 3 ऑर्गन हैं, इसमें सेपरेशन होना चाहिए। एक दूसरे के एरियाज में इन्हें इंटरवीन नहीं करनी चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यदि एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस करे तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी उसको कंट्रोल करे, यदि जुडिशरी एक्सेसेस करे तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से जो है चेक एंड बैलेंस यदि होगी तो जो सिटीजन है उनकी लिबर्टी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्टिमम लिबर्टी विल बी व्हेन the 3 organs of the state are separated and they are limited in their power, and their powers or actions are checked and balanced by other 2 wing or arm or organ of the state. This is the concept of separation of power. सबसे अच्छा इस कॉन्सेप्ट को जो अपनाते हैं वो यूएसए की पॉलिटी मानी जाती है, क्योंकि वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरी तरह से लेजिस्लेटिव से सेपरेट है और जुडिशरी भी काफी इंडिपेंडेंट है। जो इंडिया ने अपनाया वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जो हम लोगों ने ब्रिटेन से अपनाया। वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकलती है, इसलिए इन दोनों ऑर्गन में थोड़ा सा जो है मिक्सचर हो जाता है, घालमिल हो जाता है, प्योर नहीं रहती है, और यहां पे कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म में आहत होती है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द टिरेनी ऑफ मेजोरिटी। पहले समझिए इसका मायने क्या होता है। डेमोक्रेसी क्या है? मेजोरिटी का रूल है। इसका मतलब मान लीजिए कि 5 लोग जा रहे हैं कार में, 2 हार्ट पेशेंट हैं और 3 एकदम हट्टे कट्टे हैं, और 3 लोग कहते हैं कि भाई हमको बहुत लाउड म्यूजिक सुनना है, बास के साथ में डाम डाम डाम, और 2 बेचारे मिड़मिड़ा के कहते हैं कि हमारा तो हार्ट और खराब हो जाएगा, प्लीज मत बजाओ। कहते हैं चलो डेमोक्रेसी है, वोटिंग हो जाए। कौन जीतेगा? मेजोरिटी जीतेगा। और वो चलाते हैं और बेचारे 2 आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसी को टिरेनी ऑफ मेजोरिटी कहते हैं। मतलब मेजोरिटी जब माइनॉरिटी के जो समस्या हैं, जो उनकी स्पेशल कंडीशंस है, उसको नजरअंदाज केवल इस नंबर के बेसिस पे करने लगे कि हम तो न्यूमेरिकल मेजोरिटी में जो चाहेंगे वो करेंगे, चाहे माइनॉरिटी को पसंद आए ना आए, तो इसी को टिरेनी ऑफ मेजोरिटी कहते हैं। कई थिंकर्स ने यह कहा कि डेमोक्रेसी सबसे बुरी इसलिए हो जाती है बिकॉज यहाँ टिरेनी ऑफ मेजोरिटी है। इसके चलते जो है प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल एंड इवन जेएस मिल, दे वर वेरी अप्रीहेंसिव ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें जो माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे काम किए गए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि अभी भी मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो होता ही है। तो ये कहने वाले जो हैं केवल टॉकवेल ही नहीं थे, एलेक्स डी टॉकवेल, जिन्होंने कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका लिखा था 1835 में, लेकिन जेएस मिल ने भी यही बात कही थी, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे चेक एंड बैलेंस की बात की थी डेमोक्रेसी में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टेट्समैन। ये बुक प्लेटो ने लिखा है। इस बुक में एरिस्टोटल जो है ये कहते हैं कि जो स्टेट्समैन है वो फिलोसोफर और सोफिस्ट उस समय एक तरह के फिलोसोफर होते थे, आप पढ़ सकते हैं हु वर सोफिस्ट। इवन प्लेटो एंड सोक्रेटिस के पहले सोफिस्ट का बहुत जादू सर चढ़ के बोलता था वहां पे एंशिएंट ग्रीस में। तो स्टेट्समैन जो है वो एक डिफरेंट ब्रीड है। उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है कि रूल कर पाते हैं। उनमें नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, विजडम है, वर्च्यू है, लीडरशिप स्किल है, गवर्नेंस की स्किल है, और कॉमन गुड को वो जो है फोकस करते हैं। उनमें ह्यूमिलिटी है और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी पे। ये सब बातें अपने बुक स्टेट्समैन में कहते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कई एग्जाम में कि इसका लैटिन टाइटल जो है बड़ा इंटरेस्टिंगली जो है पॉलिटिकस है। तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि विच बुक has got the Latin title, which book of Plato has got the Latin title as Politicus? That book is Statesman. ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है ग्लोबल जस्टिस के बारे में 4 स्टेटमेंट है, इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। पहला ही स्टेटमेंट आपको हेल्प कर देता है क्वेश्चन को क्रैक करने में। थॉमस पॉग इन हिज वर्क लॉ ऑफ द पीपल। नो, वी ऑल नो कि लॉ ऑफ द पीपल जो है वो जॉन रॉल की बुक है 1999 की। इससे जैसे ही आपको ये समझ में आती है वैसे ये हो जाता है गलत, ये थॉमस पॉग की बुक है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ए को आपको एलिमिनेट करना है। यदि ए को एलिमिनेट किया तो ये
कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपका क्वेश्चन ही क्रैक हो गया, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, लड्डू लड्डू मैं बनाता हूं ऐसे। तो BCD को पढ़ लीजिए, इन हिज 8 प्रिंसिपल, जो लॉ ऑफ द पीपल में दिया है जॉन रॉल ने। जॉन रॉल सीक्स रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी एट ग्लोबल लेवल। सी है रॉल्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सोसाइटी। इस लाइन को समझने की जरूरत है। उन्होंने अपने ग्लोबल जस्टिस जो लॉ ऑफ द पीपल में प्रोपाउंड किया है, उसमें उन्होंने कहा कि जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम का इस तरीके से किया जाए कि सबसे अधिक बेनिफिट सबसे जो पुअर तबके को हो, जिसको डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं, वो ग्लोबल लेवल पे लागू नहीं की जा सकती है। डोमेस्टिक और ग्लोबल सोसाइटी में जस्टिस का फर्क है। इसके बेसिस पे ही जो है लॉ ऑफ पीपल को काफी जो है दूसा जाता है, दोषारोपण की जाती है कि ये ग्लोबल जस्टिस है ही नहीं रॉल का। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। थॉमस पॉग आर्ग्यू, वही थॉमस पॉग जो यहाँ गलती से दे दिया गया है, थॉमस पॉग आर्ग्यू दैट देयर इज ए गैप बिटवीन ग्लोबल पुअर एंड ग्लोबल रिच ड्यू टू द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर। जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर है, जिस तरीके से नेशन स्टेट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF एंड ऑल, वो सब मिलकर के जो पुअर और रिच के बीच की खाई को बढ़ाते हैं। थॉमस पॉग की जो बुक है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट 2002 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। कई एग्जाम में ये जो है पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट। इसका मतलब BCD बिल्कुल सही है, और ये वैसे भी सही है बाय वर्च्यू ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स के बुक को अरेंज करने हमेशा आता है, जॉन स्टुअर्ट मिल के भी बुक को अरेंज करने आता है। तो यहाँ पे तो 4 बुक हैं, कोई भी 4 बुक आपको दे सकता है, मैंने कई सारे यहाँ पे बुक दे दिए हैं। यहाँ पे यदि आपको ये याद रखें कि जर्मन आइडियोलॉजी बहुत अर्ली उनका बुक था, जो 1845 में लिखा गया था, इससे पहले का कोई नहीं है। तो सी से शुरू होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है आपका सुपर, ये लड्डू क्वेश्चन हो जाता है, सुपर लड्डू क्वेश्चन। आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि सी मस्ट बी फर्स्ट, एंड सी से फर्स्ट होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है। वैसे ADB है, आप देख लीजिए यहाँ पे, और कुछ फेमस बुक के ईयर हैं, उसको याद कर लीजिए। So dear student, now we come to CUET PG 2023। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं WPT के। फर्स्ट क्वेश्चन जो लेवल 1 या डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आइडिया ऑफ हेजेमनी इज ए की कॉन्सेप्ट इन द राइटिंग्स ऑफ। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि हेजेमनी जो है वो एंटोनियो ग्राम्स्की, जो कि इटालियन मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थिंकर थे, 19 लेट 20s के, जिस समय कि मुसोलिनी का वहाँ पे फासिस्ट रिजीम चल रहा था, उनको कैद में डाला गया था, वहाँ उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिजन नोटबुक, जो बाद में 70s में इसको प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। हेजमनी का कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने लिखा है, इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। और इसी टाइप के कॉन्सेप्ट जो है, हेजमनी जैसी कॉन्सेप्ट ही आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस में लुई अल्थुजर ने भी दिया था, मार्क्सिस्ट थिंकर। हेजमनी जो है, इसको एक तरह से स्टीवन ल्यूक्स ने जो है थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर जो कहा था, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। हेजमनी एक तरह की, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे कि जो डोमिनेटिंग क्लास है, वो थ्रू आइडियोलॉजी, विचारधारा से जिस क्लास को डोमिनेट करता है, उसके दिमाग को ही ऐसा वो कंट्रोल कर लेता है, उसके वर्ल्ड व्यू वो कंट्रोल कर लेता है कि उसको लगता है कि उसका डोमिनेट होना ही उसके इंटरेस्ट में। इस टाइप की जो 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 आप कह लीजिए डोमिनेंस होता है, इस टाइप का जो आपकी ऑथोरिटी होती है दूसरे पे, वो हेजोमनी है। इसको उन्होंने वर्ड हेजोमनी से निरूपित किया। इनकी जो दूसरी बुक है मॉडर्न प्रिंस, ये कई एग्जाम में पूछी जाती है, छुपा हुआ है, हु रोट मॉडर्न प्रिंस, ग्राम्स्की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द बुक ऑथर्ड बाय जॉन रॉल ऑन जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है कि इन्होंने बहुत कम बुक लिखे हैं, आप रॉल की बुक यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें जो लॉ ऑफ द पीपल है 1999 में, ये जो है ग्लोबल जस्टिस पे है, कि मतलब पीपल वो कहते हैं, नेशन मत नहीं कहते हैं, कंट्री नहीं कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, और उनके बीच में कैसे जो है जस्टिस लाई जा सकती है, एका लाई जा सकती है, इस पे उन्होंने लॉ ऑफ द पीपल में विचार किया है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक दिखती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म दिखती है इनकी बुक, सोशल जस्टिस इन ए लिबरल स्टेट तो खैर एक अलग बुक है, आप खोज सकते हैं ये किसने लिखा है। ओके, लेकिन इनकी जो और बुक है मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। मैकियावेली को आप किससे जोड़ सकते हैं? चलिए हम लोग रूसो को जनरल विल से जोड़ देते हैं, लॉक को जो है लिमिटेड गवर्नमेंट से जोड़ देते हैं, हॉब्स को
सेल्फ प्रिजर्वेशन से जोड़ देते हैं, तो मैकियावेलिकल बच जाता है सीज पावर थ्रू एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, जो भी कह लीजिए, मतलब कि पावर और जो स्टेट है वो एक तरह से एब्सोल्यूट ऑथोरिटी होल्ड करता है। मैकियावेली के थॉट में कई जगह आप देख सकते हैं। एनीवेज ये वेग भी है, लेकिन 3 बहुत आसान है, तो आपका काम एक ही से चल जाता होगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन देते तो आपको इतनी मैच करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ मैन एंड मेटल द रूलर्स हैव, जो फिलोसोफर किंग है, वो उनकी आत्मा जो है वो गोल्ड में कास्ट होती है, जो सोल्जर हैं उनकी आत्मा कास्ट होती है सिल्वर में, और जो प्रोड्यूसर क्लास है मतलब कॉमन मैन, उनकी आत्मा जो है वो ब्रॉन्ज में कास्ट होती है। इस टाइप की जो एक झूठ, नोबल लाई, जो है प्लाटो अपने बुक में देते हैं रिपब्लिक में, उनके कहने का मतलब क्या होता है कि ये इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था, बहुत लोग इसको एनालाइज करते हैं, कि जिससे कि सब लोग अपने अपने जो पोजीशन है समाज में उसको सर झुका के माने तो सोशल हार्मनी बनी रहेगी। इसी तरह की लगभग जो नोबल लाई है, अब नोबल कहिए या विकेड लाई कहिए, इंडियन फिलॉसफी या कास्ट सिस्टम में ये है कि ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण निकला है, और भुजाओं से जो है वो क्षत्रिय निकले हैं, जंघाओं से वैश्य निकले हैं, और पैर से शूद्र निकले हैं। आप कंपेयर करेंगे दोनों लगभग एक जैसी बातें हैं, उसका भी पर्पस वही होगा, लेकिन उसका दुरुपयोग कितना होता है आपको पता है। तो यहां पे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू प्लेटोस थ्योरी ऑफ मैन एंड मेटल द रूरल्स हैव गोल्ड की आत्मा उनकी है। यहां मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा छुपा हुआ क्वेश्चन यहां पे है। Which among the following is not Marx's law of dialectic? ये अनदर क्वेश्चन है जो आपको बाउंस कर सकता है, और इसका आंसर भी गलत था। लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स मतलब क्या है? खिंचाव, मतलब जो टेंशन होती है दो डायरेक्शन में, और उससे जो आइडिया आगे बढ़ता है, हेगल ने कहा। और जो मटेरियल कंडीशन की जो है, जब खिंचाव होती है तो उससे जो है कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ता है, मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेशन थ्रू डायलेक्टिक, जो लॉ की थॉट है, उसके बारे में यहाँ पे दी गई है। इसको मैंने कई जगह बताया, ये बहुत लंबा हो जाएगा भाषण। देखिए, इसमें निगेशन ऑफ निगेशन होता है, मतलब कि पहले कोई चीज होती है थेसिस जैसी, उसका एंटीथेसिस होता है, और फिर सिंथेसिस होता है, खुद निगेट हो जाती है। मतलब ये जो थेसिस है उसका निगेशन एंटीथेसिस, एंटीथेसिस खुद जो है निगेट होकर के जो है वो सिंथेसिस बनाता है। जैसे कि आप देखिए कि बीज है, बीज मतलब सीड, वो निगेट हो जाती है तो पेड़ बनता है, और पेड़ में फल लगते हैं, और फल जब वो खुद निगेट हो जाता है तो फिर जो है वो नया सीड बनता है। तो इस तरह निगेशन ऑफ निगेशन है, मतलब कि माइनस माइनस, और ये दोनों निगेट होकर के प्लस बनती है, लाइक दिस। मतलब डायलेक्टिक यही है कि कैसे जो है चीजें जो है वो पहले जो है कोई चीज का निगेशन आता है, वो फिर खुद अपने को मिटा करके जो हायर लेवल पे मेटेरियलिस्टिक कंडीशन मैटर को या आइडिया को ले जाता है। निगेशन ऑफ निगेशन। इंक्रीज इन क्वालिटी लीड्स टू क्वांटिटिव चेंज, मतलब कि कोई यदि बहुत ज्यादा क्वालिटी में कोई चीज को यदि आप चेंज लाओगे तो वो क्वांटिटी में भी चेंज लाएगा। मतलब जैसे कि यदि आपने अपनी एजुकेशन को इतना बढ़ा लिया कि क्वालिटेटिव चेंज आ गया, तो आप रिच भी बन सकते हो, मतलब कि क्वांटिटी भी चेंज आ सकती है। इसी तरह से बहुत क्वांटिटी में भी चेंज आने से क्वालिटेटिव चेंज आती है, उल्टा भी। और यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स, मतलब कि अपोजिट्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं सिंथेसिस में, थेसिस एंथेसिस सिंथेसिस। इसको और आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चारों सही है। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ऑल सही जो है वो आंसर नहीं था, इसका आंसर दूसरा था जो कि इनवैलिड था। यहां पे देखिए दो स्टेटमेंट है। प्लेटो स्टेटेड दैट द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओरिजिनेटिंग इन द बेयर नीड्स ऑफ द लाइफ एंड कंटिन्यूइंग एन एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। सेक ऑफ गुड लाइफ, ये जो वर्ड आते ही आपको अरिस्टोटल का ध्यान आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। ये एक्चुअली स्टेटमेंट जो है अरिस्टोटल का है। सेकेंड स्टेटमेंट है, मैकियावेली इन द प्रिंस कंसीडर्ड द पावर विच हैज ऑथोरिटी ओवर मैन इन द स्टेट। ये आपको वेग लग सकता है, लेकिन आप हमेशा समझेंगे कि ये जरूर मैकियावेली ने कहा होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द एरिस्टोटल्स वर्क इट इज स्टेटेड दैट द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग इज हैप्पीनेस अटेन्ड थ्रू मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। ये जो कॉन्सेप्ट है हाईएस्ट ह्यूमन गुड का या हाईएस्ट ह्यूमन हैप्पीनेस का, ह्यूमन फ्लोरिशमेंट का, जैसे फूल पूरी तरह से खिल करके यदि अब मुरझाए तो उसको हम कहेंगे कि उसने अपना एंड गोल अचीव कर लिया। उसी तरह ह्यूमन यदि पूरा फ्लरिश होकर के, जैसे बिल गेट्स फ्लरिश हुए,
आप कह सकते हैं महात्मा गांधी फ्लोरिस्ट हुए, या कंटेम्प्रेरी टाइम में आप कह सकते हैं मोदी जी को देख सकते हैं, या कंटेम्प्रेरी टाइम में आप रतन टाटा को देख सकते हैं, या नारायण मूर्ति को देख सकते हैं। आप कहेंगे कि इन्होंने फुलफिल्ड लाइफ जिया, जो भी एक मनुष्य की पोटेंशियल हो सकती है उसको उन्होंने अचीव किया, जो भी जैसे भी किया। तो ये यूडोमोनिया का एक, मैं रफ क्रूड में बता रहा हूं कि ये उनका कहना था, ह्यूमन फ्लोरिशमेंट, ह्यूमन गुडनेस। ये बात उन्होंने किस में कही है? ये बात उन्होंने निकोमैकियन एथिक्स बुक में कही। यहां पे आप इडोमोनियन एथिक्स से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये निकोमैकियन एथिक्स नाम के बुक में, जिसमें उन्होंने गोल्डन मीन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, वहां दिया था। अब यहाँ पे मैंने एरिस्टोटल के सारे बुक्स जो आपको जानने चाहिए लिख दिया। यहाँ ओरेगनन जो है ये छिपा हुआ बुक है, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स भी छुपा हुआ बुक है। देखिए इन्होंने फिजिक्स पे भी लिखा है, जो कि जो विजिबल वर्ल्ड है, साइंस की वर्ल्ड, वो है नेचुरल वर्ल्ड, और ये मेटाफिजिक्स है जो कि बियॉन्ड साइंस है, साइंस ऑफ बीइंग, जो दिखता नहीं है, होने का, आइडिया का वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट है एजर्सन एंड रीजन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो एजर्सन, द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। आप सब जानते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। द वर्च्यू फाउंड इन एन इंडिविजुअल आर फाउंड इन लार्जर फॉर्म इन द स्टेट। तो ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। यही तो है, मतलब कि एक मनुष्य की जो आत्मा है, प्लेटो कहते हैं उसके 3 कंपार्टमेंट हैं, विजडम है, और उसमें जो स्पिरिट है, और उसमें एपेटाइट है, और उस वही जो है विशाल रूप में एक समाज में दिखता है, जहां विजडम जिन लोगों में होता है वो फिलोसफर किंग होने चाहिए या हैं, जिसमें जिसमें स्पिरिट है, करेज है, वो ऑक्सिलरी या सोल्जर क्लास होने चाहिए, और जिनमें एपेटाइट है, जो कि सुख लेना चाहते हैं, उसके लिए परिश्रम करना चाहते हैं, वो प्रोड्यूसर क्लास बनने चाहिए। इसलिए द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब कि इंडिविजुअल का ही, एक व्यक्ति का ही विराट स्वरूप जो है वो राज्य है, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। फिर अगेन एजर्सन है, रॉबर्ट नॉजिक इलस्ट्रेटेड निगेटिव लिबर्टी इन हिज राइटिंग। कौन बोलेगा? लिबर्टेरियन थिंकर थे। लिबर्टेरियन मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म को फिर से नए टाइम में एक तरह से और उसको उभारना। लिबर्टेरियनिज्म जो इंडिविजुअल लिबर्टी को सैक्रोसैंक्ट मानता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को गलत मानता है, जो कि ये मानता है कि स्टेट को नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए, मिनिमलिस्ट स्टेट होना चाहिए, और किसी भी तरह का यदि जस्ट एक्विजिशन प्रॉपर्टी की हुई है और उससे जो जस्ट पैटर्न बना है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो निगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं नॉजिक। रीजन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक, द प्राइमरी थ्रेट टू लिबर्टी इज द इम्पोजिशन ऑफ ऑब्लिगेशन टू विच वन हैज नॉट कंसेंटेड। देखिए ये बात मोर और लेस सही है। मतलब उनका ये मानना था कि यदि कोई भी ऑब्लिगेशन, मान लीजिए टैक्स की ऑब्लिगेशन है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि गरीब को हमें बांटना है, लेकिन हमने इसके लिए कोई कॉन्सेंट नहीं दिया है, तो इस तरह का यदि आप हम पे अधिक टैक्स लगाते हैं इसलिए क्योंकि आपको वो टैक्स गरीबों को बांटना है, तो उनका कहना है कि ये लिबर्टी का हनन है हमारा। कोई भी लिबर्टेरियन बोलेगा। तो ये अपने आप में जो है ट्रू है, लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन करता है? ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो करता है, क्योंकि निगेटिव लिबर्टी का मायने यही है कि ऐसे ऑब्लिगेशन आप पे थोपना जिसके लिए कि आप सहमत नहीं हो। ओके, अब यहाँ पे जो है कार्ल मार्क्स का फॉर्मुलेशन ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर है, और उसके 4 सेंटेंस को, उससे जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बेस सुपर स्ट्रक्चर, इसको जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया। और ये पता नहीं क्यों इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, इसको बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखते हैं। कहीं किसी बुक से ये 4 लाइन ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब स्टूडेंट उसको अरेंज करें। ये बहुत ही बेकार टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने का। आई होप कि एनटीए अथॉरिटी विल नॉट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कई तो बड़ी वेग है, ये भी बहुत वेग है। अब इसमें देखिए, पहले तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का जो उनका कॉन्सेप्ट था, बेस मतलब कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, और इसके ऊपर वो कहते हैं कि समाज खड़ा होता है। समाज की जो लॉ है, व्यवस्था है, पॉलिटी है, मीडिया है, आर्ट, कल्चर, जो भी हम समाज से जोड़ सकते हैं, वो सब यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर पे दिखते हैं। और ये जो लॉ, पॉलिटी, कल्चर, ये सब जो है डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन डोमिनेट कर रहा है, कैसा है, क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन है, क्या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है वो कैपिटलिस्ट क्लास होता है, डोमिनेटिंग क्लास होता है। उसी का आइडिया से यहाँ पे लॉ, पॉलिटिक्स, कल्चर सब गाइडेड होता है। ये बात वो कहते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो, अब चलिए मैं इसको सरल करता हूँ। मेरे हिसाब से डीबीएसी जो है वो सही क्रम है। फर्स्ट है
इन सोशल प्रोडक्शन ऑफ लाइफ मैन इंटर इनटू डिफरेंट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कर लीजिए, डिफरेंट रिलेशन कि आप वर्कर हो या कैपिटलिस्ट हो, डी। फिर उसके बाद बी है द रिलेशंस आर इनडिस्पेंसेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर विल, आपके मर्जी पे नहीं है, मतलब आप वर्कर हो या कैपिटलिस्ट कोई आप तय नहीं करते हो, इनफैक्ट आप उसमें एक तरह से आप बोर्न होते हो। फिर उसके बाद या वो मटेरियल कंडीशन आपको फोर्स करता है कि आप लेबर हो गए, कैपिटलिस्ट हो गए। फिर ए है द रिलेशन आर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन विच करस्पॉन्ड टू ए डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर मटेरियल प्रोडक्शन फोर्स, वेग है लेकिन ठीक है। और लास्ट में सी है द सम टोटल ऑफ दीज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसी को बेस कहते हैं, द रियल फाउंडेशन ऑफ ए गिवन सोसाइटी, ये बेस हो गया, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, तो डीबीएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस हॉब्स डिफाइंड सॉवरेंटी एज, आपको पता है कि थॉमस हॉब्स ने एब्सोल्यूट सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया था, एक सॉवरेन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी तो नहीं है लेकिन उसको सारे राइट्स एंड पावर इंडिविजुअल एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट सौंप देते हैं, केवल कुछ राइट्स को छोड़ के, लाइक सेल्फ प्रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि वो अमन चैन लाएगा, लॉ ऑर्डर शांति लाएगा, एंड वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल जो है उसको खत्म करेगा। So Thomas Hobbes defined sovereignty as the power of the people to question the king. No, the right of the system to elect government, इससे कुछ बात नहीं थी। The monopoly of coercive power of the singular ruler. Singular का मतलब यहाँ पे मत समझिए एक आदमी हो सकता है, कमिटी भी हो सकती है, मतलब एक sovereign. So third is correct. तो ये था आपका CUET PG 2023। आपको यदि ये क्वेश्चन मॉडरेट लगा है तो सही है, मैंने कहा था इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े बम्प कर सकते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट 80% इसमें ला सकते हैं, लेकिन अब आगे जो देखेंगे वो तो बेहद ही आसान है। तो देखिए 2022 के क्वेश्चन। Who among us the following political philosopher can be associated with the idea of luck egalitarianism? पहले तो समझिए लक इगैलिटेरियनिज्म क्या है। लक का मतलब है भाग्य और इगैलिटेरियनिज्म मतलब होता है समतावादी। मतलब ये है कि भाग्य जो है, आपका जो लक है वो आपके भाग्य को तय नहीं, मतलब आपके आपके भाग्य को तय नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो लक है वो आपके आउटकम को तय ना करे। मतलब कि आप किस घर में पैदा हुए हैं, क्या किसी को ये उसके बस में है, वो दलित के घर में पैदा हुआ है, गरीब के घर में पैदा हुआ है, कोई जो है अमीर के घर में पैदा हुआ है, कोई भारत में, कोई अमेरिका में, किसी भी तरीके से ऐसा जो उस व्यक्ति के चॉइस से नहीं उपजा हुआ है उसकी कंडीशन, वो उसको विरासत में मिली है या लक से, कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो, या कोई जो है वो अपाहिज पैदा होता है, इस तरह के यदि जो लक, बैड लक कह लीजिए, उससे जो समाज में विभेद हो जाता है, कोई ऊपर कोई नीचे, किसी को कोई एडवांटेज मिला कोई पीछे रह गया, इसको नहीं होना चाहिए समाज में। एक सभ्य समाज वो है जो लक के आधार पे लोगों को वर्गीकृत ना करे या आगे पीछे ना होने दे। ये जो थॉट है इसको लक इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं। और जो बहुत फेमस लक इगैलिटेरियन है रोनाल्ड डॉर्किन है, जो यहाँ पे दिखते हैं, आपको आंसर में भी वही दिखेंगे। जीए कोहेन भी जो है, जो कि एक्सेस, इक्वल एक्सेस टू एडवांटेज भी कहते हैं, जॉन रोमर हैं, इन सब की बुक आप देख सकते हैं, सबने इगैलिटेरियनिज्म पे बुक लिखा है, रिचर्ड एंडरसन, एरनसन है और एलिजाबेथ एंडरसन है, इन सब का बुक थोड़ा देख लीजिएगा। द ऑथर ऑफ एसे ऑन टॉलरेशन, अब ये फेमस बुक है लॉक का, तो लॉक की जो है यहाँ पे और भी बुक मैंने दे दी है, इन सबको देख लीजिए। कुछ बुक इसमें छिपे हुए हैं, लाइक क्रिश्चियनिटी पे जो उनकी बुक है, बाकी तो बहुत फेमस बुक है। सबसे फेमस उनकी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है। Who among the following theorist is known for his work the theory of resource equality? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये इतना फेमस थेसिस है डॉर्किन का, वही लक इगैलिटेरियन डॉर्किन, जो ये सॉवरेन वर्च्यू नाम के बुक में लिखते हैं। यहाँ पे अमृत सेन दिखते हैं अपने कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए, जगदीश भगवती ने काफी ग्लोबलाइजेशन पे लिखा है, अभिजीत बनर्जी नोबेल प्राइज भी मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रोनाल्ड डॉर्किन्स आइडिया ऑफ राइट एज ट्रम्प? देखिए डॉर्किन कितना ज्यादा फेमस है, तीसरी बार पूछा जा रहा है। राइट एज ट्रम्प जो है तो मैं कई बार बता चुका हूं, इनफैक्ट आपको मैंने पॉलिटिकल थ्योरी वाले में भी इस क्वेश्चन को ले लिया था। इसका मतलब ये होता है कि अधिकार आपकी जान बचा सकता है एक कंडीशन में, जो सी में लिखा है, बेसिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टेक मोरल एंड लीगल प्रेसिडेंस ओवर अदर नॉर्म्स। ये दोनों दे आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पॉलिटिकल थ्योरी वाले में भी किया हुआ है। ओनली सी, मतलब राइट एज ट्रम्प, ट्रम्प मतलब होता है ट्रम्प कार्ड, जो सब पे जो है प्रिवेल कर जाए, आपको जो फंडामेंटल राइट है आपकी, लिटरली आपकी जान बचा सकता है। Jeremy Bentham, the founder of utilitarianism, ridiculed natural rights as a pernicious
फिक्सन। परनीसियस मतलब जो क्रोनिक डिजीज जैसे जो होती है, तो मतलब क्रोनिक परनीसियस। बेसिकली नेचुरल राइट को ये रिडिकुल करते हैं। नेचुरल राइट को उन्होंने नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट कहा था, तो ये आप गेस भी कर सकते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा होगा। ये लीगल राइट्स के समर्थक माने जाते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ह्यूमन राइट्स आर बिलीव टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, लेकिन आपको पता है कि नेचुरल लॉ से ही नेचुरल राइट्स आते हैं। जो लॉ का जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के राइट है, और नेचुरल राइट जो है उसी से ह्यूमन राइट आता है। तो ये स्टेटमेंट आप सही मतलब गेस कर सकते हैं और सही है। जॉन रॉल क्या थे? यूटिलिटेरियन बिल्कुल नहीं थे, यूटिलिटेरियनिज्म को निगेट करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर तो थे ही। परफेक्शनिस्ट क्या कह सकते हैं? मार्क्सिस्ट तो बिल्कुल नहीं। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर थे। कौन कौन थे आप समझ लीजिए? हॉब्स, लॉक, रूसो, कांत एंड रॉल्स। डॉर्किन को भी आप कह सकते हैं, डेविड गॉथियर को भी। लवाइथन किसने लिखा? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है लेवल 1 का? तो हॉब्स के जो बुक हैं यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप देख लीजिए। डी सीवे, डी कॉर्पोरेट, डी होमे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, ये सब छिपा हुआ कुछ बुक है, देख लीजिएगा। इनकी क्रोनोलॉजी भी यदि शायद यूजीसी नेट में पूछते हैं, आपको ना पूछे। ओरिजिनल पोजीशन किस ऑथर की से रिलेटेड है, ये सब, या किस थिंकर से रिलेटेड, ये सब बहुत ही आसान है। जॉन रॉल ने वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन बेसिकली क्या है? स्टेट ऑफ नेचर कह लीजिए। कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर एक ऐसी समाज की, एक ऐसी अवस्था की कल्पना करता है जहां पे कि कोई हायर पॉलिटिकल ऑथोरिटी नहीं है, जहां स्टेट नहीं बना है, गवर्नमेंट नहीं है, लोग बस रह रहे हैं। उसको आप स्टेट ऑफ नेचर कर लीजिए। जहां अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, कि समाज में कानून नहीं बने हैं कि कैसे हम सोशल अरेंजमेंट को व्यवस्थित करेंगे, कैसे हम प्राइमरी सोशल गुड का बंटवारा करेंगे, वो स्टेट जो है स्टेट ऑफ नेचर है, जिसको उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन रॉल ने कहा। यहां आपको सुजर मिलन ओकिन दिखती हैं, जो जॉन रॉल के जो थ्योरी है जस्टिस का, उसको फेमिनिस्ट क्रिटिक है उनकी वो। और माइकल वॉल्जर एक कम्युनिटेरियन थिंकर भी दिखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट? तो ये हम लोग सब जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। किसने कहा था ये चेक कर लीजिएगा, शायद वाइपर ने कहा था, ये भी यूजीसी नेट में कहीं पूछा जाता है। क्यों कहा जाता है रिलक्टेंट डेमोक्रेट? क्योंकि वो डेमोक्रेसी का जो एक मेजोरिटेरियन रूप है उससे वो थोड़े अप्रीहेंसिव थे, मतलब उससे बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि मेजोरिटी जो है एक तरह का, जो प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस कहते हैं कि भीड़ का शासन है। और भीड़ जो होती है 100 में 90 लोग, उनका कहना है कि वो जनरली उतने इंटेलेक्चुअल, उतने ज़्यादा वेल रेड होते नहीं हैं, तो उनको भरमाया जा सकता है। और यदि मेजोरिटी के बेसिस पे शासन हो तो एक तरह से जो है, जो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी है जिससे कि समाज आगे बढ़ता है, उनको दबाया जाएगा, उनकी बात को नहीं सुनी जाएगी, इससे समाज का अहित होगा। इसलिए वो डेमोक्रेसी को, अनहिंडर्ड डेमोक्रेसी, मतलब कोई बिना चेक एंड बैलेंस के, उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। जेएस मिल की जो बुक है ये सब जरूर देख लीजिएगा। ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सब्जेक्ट्स एंड ऑन, सभी वेरी फेमस बुक है। इनका क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है, ये किसकी बुक है? तो यहाँ पे इनफैक्ट ये बुक यहाँ पे मैंने छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पे ये है, ये भी इसमें जोड़ लीजिए। ये जो है जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक है। जेम्स मिल उनके फादर हैं, ध्यान रखिए। ये जो है ये भी बहुत आसान है, आपको मैच करना है मैकियावेली, तो आप प्रिंस के साथ मैच कर सकते हैं। तो ए का 3 से ही आपने जो है 50-50 खेल लिया। अब यहाँ पे देखिए मॉर्गनथाउ की पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन है, सी का 2, तो सी का 2 केवल एक में है, इससे आपको हो जाता है। बाकी भी बहुत आसान है, आप मैच कर लीजिएगा, बिना मैच के आप मत बढ़िएगा आगे। अब आइए लास्ट में, ये CUET PG 21 है, या गलत लिखा गया है, सॉरी, 2021। इसके क्वेश्चन तो और आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय प्लेटो? तो ये पॉलिटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स और पोएटिक्स, ये सब जो है अरिस्टोटल की है। केवल अपोलॉजी उनकी बुक है प्लेटो की। तो प्लेटो का और भी बुक देख लीजिएगा, लॉ, स्टेट्समैन एंड ऑल। रिपब्लिक तो है ही। और एपोलॉजी को गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था गुजराती में, और सत्यवीर की कथा नाम से जो है उन्होंने उसको प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने सोक्रेटिस को सत्यवीर कहा था, सत्य के लिए जो अपने प्राण दे देता है, तो उससे प्रभावित भी थे वो। तो ये सब जानना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो एपोलॉजी बेसिकली एक डायलॉग है सोक्रेटिस और जो उनके जो एक्यूजर थे, जिन्होंने उनको
जहर दे के मारने का ऑर्डर दिया था, जो डेमोक्रेसी थी उस समय एथेंस में, और उनको उनके ऊपर आरोप था कि वो नवयुवकों को जो है गलत बात करके भड़का रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड, तो द थ्योरी ऑफ फॉर्म, जो अदर वर्ल्ड, जो वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजिबल आइडिया का वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ बीइंग वर्सेस द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, विजिबल वर्ल्ड, शैडोई वर्ल्ड, इन टू वर्ल्ड की जो थ्योरी है आप लोग सबको पता है कि प्लेटो की है। यहाँ पे एडम स्मिथ दिखते हैं जो वेल्थ ऑफ द नेशन लिखते हैं, कैपिटलिज्म के फादर कहे जा सकते हैं। एरिस्टोटल के लिए यूडोमोनिया क्या है, हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। यूडोमोनिया मतलब फ्लोरिशमेंट, ह्यूमन गुडनेस, तो ह्यूमन गुड, हाईएस्ट ह्यूमन गुड, और ये इन्होंने निकोमेकियन एथिक्स नाम की बुक में लिखा है। सबको पढ़ लीजिएगा, जहां भी ये हाईलाइटेड है उसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट डिड निकोलो मैकियावेली मीन बाय फॉर्चूना, तो इनकी जो वेटू और फॉर्चूना, वेटू इज नॉट वर्चू एंड फॉर्चूना इज नॉट फॉर्चून, ये दोनों में क्या फर्क है, ये मैंने कई बार कहा है यहाँ पे फॉर्चूना के बारे में। मतलब एक तरह की उफनती हुई नदी की धारा जो सबको तहस नहस कर दे, मतलब बैड लक, एक मैलेवलेंट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग सोर्स ऑफ ह्यूमन मिजरी, पेन, डिसास्टर। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के 50% ही आपके अपने हाथ में, मुट्ठी में है कि आप क्या करोगे, बाकी 50% तो फॉर्चूना है, मतलब आपको केवल जूझना है उस खराब लक से, बैड लक से। सो इट्स ए काइंड ऑफ अनकंट्रोलेबल कंडीशन, फॉर्चूना। लेकिन जिसमें पौरुष है, जिसमें वैचू है, जिस प्रिंस में वैचू है, वो जो है टेम कर सकते हैं फॉर्चूना को, मैकियावेली। द ऑथर ऑफ डिस्कोर्स ऑन लिवी, इनफैक्ट इसका पूरा नाम है द डिस्कोर्स ऑन द 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवी, जो एक फेमस हिस्टोरियन थे इटली में। तो ये लिखते हैं निकोलो मैकियावेली। स्टेट ऑफ नेचर इज ए कंपोनेंट इन द पॉलिटिकल थ्योरी, कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर होगा तो उसमें स्टेट ऑफ नेचर आएगा। यहाँ पे एक ही सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर हैं, थॉमस हॉब्स, स्टेट ऑफ नेचर, और इनकी स्टेट ऑफ नेचर तो बड़ी भयावह है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, एंड लाइफ इज शॉर्ट, नेस्ट इज पुअर, ब्रूटिस। द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट, यहाँ स्टेट जो वर्ड है इसका मतलब प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटेड विथ ऑफ कोर्स जॉन लॉक, कौन नहीं जानता, जो नेचुरल लॉ से निकलती है। हु इज द ऑथर ऑफ एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, अगेन जॉन लॉक की ये बुक फिर से एक बार यहां देख लीजिए। फॉर जॉन लॉक नॉलेज इज बेस्ड ऑन सोली ऑन सेंस एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। इसी को इंपेरिसिज्म कहा जाता है। दो धारा है नॉलेज के बारे में कि सोर्स कहां से है। एक, यदि प्लेटो जैसे लोगों को देखिएगा, उसमें इमानुअल कांत भी आते हैं, तो उनका ये मानना है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो इस वर्ल्ड से भी मिलता है हमें, सेंस एक्सपीरियंस से भी, लेकिन जो प्योर नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, वो हमें एक अलग दुनिया से मिलती है, जो दुनिया नॉर्मली हमें दिखती नहीं। वो ज्ञान की दुनिया है, फॉर्म की दुनिया है, आइडिया की दुनिया है, परे दुनिया है, ट्रांसडेंटल दुनिया है। तो वो जो है इस थॉट को कि हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो परे दुनिया में, दूसरी दुनिया में, इसको रैशनलिज्म कहते हैं। इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा रीजन, रैशनलिटी से तर्क, वो एक अलग है, उसका एक मायने, और एक मायने है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो कहां से आती है। उसका उल्टा जो है इंपेरिसिज्म है, ये बिलीव कि जो भी सोर्स नॉलेज है वो केवल हमें हमारे सेंस एक्सपीरियंस से आती है, क्या हम देखते हैं, छूते हैं, चखते हैं, लाइक दैट, हमारे जो 5 सेंस एक्सपीरियंस है। कोई इंपेरिसिस्ट यदि होंगे तो वो कभी नहीं मानेंगे कि कोई ट्रांसडेंटल या परे वर्ल्डली सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो लॉक जो है एक फेमस इंपेरिसिस्ट है, और डेविड ह्यूम भी बहुत फेमस इंपेरिसिस्ट है, याद रखिएगा। आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी, ये किसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए आगे जाके ये क्या कहने लगता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये पूरा कॉपी पेस्ट, मतलब इतने बेध्यान से करते हैं, खुद ही आंसर भी दे रहे हैं। अब कौन नहीं जानता कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो ने लिखा है, तो फिर ये आप कोट क्यों दे रहे हैं। ये कोट भी रूसो का है, ये बुक भी रूसो का है। अनदर सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, किसके थ्योरी में झलकता है, वी ऑल नो कि ये जॉन स्टुअर्ट मिल के थ्योरी में दिखता है। मैंने यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा। हार्म प्रिंसिपल इसी से जुड़ी हुई है, मतलब ऐसे एक्शन जिसका कि असर केवल एक व्यक्ति पे जो कर रहा है उस पे होता है, तो समाज को कोई अधिकार नहीं कि उसके उस एक्शन में इंटरफेयर करे। मतलब समाज को केवल तब अधिकार मिलता है एक व्यक्ति के लिबर्टी को आक्षेप करने का, यदि उससे समाज में हार्म हो रहा हो, हार्म प्रिंसिपल। Who among the following thinker is defender of individual freedom? Of course, जॉन स्टुअर्ट मिल से बड़ा इसमें कौन होगा। वैसे सभी फ्रीडम की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स जो है निगेटिव लिबर्टी के एक तरह से फादर माने जाते हैं, और मैकियावेली के भी थॉट में फ्रीडम दिखता है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल से बड़ा इंडिविजुअल लिबर्टी का कोई समर्थक इसमें नहीं है।
मार्क्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि मार्क्स पे जो 3 तरह का जो आइडिया का उन पे असर था, कि वो जर्मन आइडियलिज्म जिसमें कि हेगल से वो प्रभावित थे, फ्रेंच सोशलिज्म से वो प्रभावित थे, और इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट असर डालता है मार्क्स के थॉट पे। मार्क्स डिस्कसेस एलियनेशन इन विच बुक, तो ये बुक जो मार्क्स की है वो है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844। एलिनेशन 4 टाइप का है, यहाँ पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, और ये भी ध्यान रखिए कि एलिनेशन केवल जो है वर्किंग क्लास को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास को भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सब बहुत ही सिंपल लड्डू क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स। हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, जॉन रॉल। क्या एक्सप्लेन करें, लेकिन वेल ऑफ इग्नोरेंस से क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ जस्टिस, फेयरनेस। उनका कहना है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल अरेंजमेंट, किसी भी सोसाइटी का पहला वर्च्यू है जस्टिस, और जस्टिस का पहला वर्च्यू है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या होता है, मतलब आपको दिखना चाहिए कि आप भेदभाव नहीं कर रहे हो, खास करके प्राइमरी सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन में, किसको रिवार्ड मिलना है, ऑनर मिलना है, किसको धन मिलना है, कैसे हमें समाज में ऑनर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सब जो प्राइमरी सोशल गुड है, लिबर्टी, इक्वलिटी, तो वो उसका बंटवारा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि न्याय हो रहा है, फेयरनेस। यहाँ पे देखिए, कैपिटल नाम की बुक आप कार्ल मार्क्स से जोड़ सकते हैं, प्रिजन नोटबुक एंटोनियो ग्राम्स्की से, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल से, और एनार्की स्टेट यूटोपिया लिबर्टेरियन थिंकर रॉबर्ट नॉजिक से। Political obligation and state are linked together in. This is the last question and very important question. थोड़ा सा आपका आउट ऑफ सिलेबस जरूर है, लेकिन टी.एच. ग्रीन को आपको जानना चाहिए, एक मोरलिस्ट आइडियलिस्ट थिंकर इंग्लैंड के, जिनके शिष्य थे अर्नेस्ट बर्कर एंड बोसनक्वेट। और बेसिकली इनका ये था राइट्स के बारे में कहना कि राइट कोई नेचर से नहीं आता, लॉक को ये काटते हैं। ये कहते हैं कि राइट्स का मायने केवल एक स्टेट के स्थापना के बाद ही है। स्टेट राइट देता है, अधिकार देता है इंडिविजुअल को, इसलिए नहीं कि इंडिविजुअल स्वार्थी हो जाए और वो निगेटिव राइट टाइप का, मतलब हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमको करने दो, ये उनका नहीं कहना था। उनका कहना था कि राइट्स जो है या अधिकार जो है एक इंडिविजुअल के मोरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और स्टेट इसलिए आपको अधिकार देता है कि उससे आप अपने को मोरली रिजनरेट कर पाए, डेवलप कर पाए, जिससे कि समाज का भला हो। अधिकार एक व्यक्ति का अधिकार समाज के भले के लिए स्टेट देता है, सोसाइटी देता है, और जो स्टेट और देता है अधिकार, वही पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन डिमांड कर सकता है अपने सिटीजन से। ये बात कहना था उनका। तो अधिकार को वो जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से जोड़ते हैं। टी.एच. ग्रीन। यहाँ आपको आर.एम. मैकलिवर दिखते हैं, जो मॉडर्न स्टेट नाम की बुक भी लिखा है उन्होंने, और ये एक प्लूरलिस्ट थिंकर है। मतलब कि प्लूरलिस्ट थिंकर मतलब ये होता है कि जो पावर है स्टेट में वो डिफरेंट कम्युनिटीज ग्रुप में जो है बिखरी रहती है, कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ सेंटर ऑफ पावर नहीं होता है। प्लूरलिस्ट थिंकर, जो कि रॉबर्ट डहल भी हैं। हैरोल्ड लास्की आपको दिखते हैं, जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड लेबर पार्टी के एमपी भी थे, सोशलिस्ट, लिबरल सोशलिस्ट लीडर, लिबरल भी थे, सोशलिस्ट भी थे, जिन्होंने राइट्स के बारे में काफ़ी बातें कही हैं। और उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमिक, जब तक इक्वालिटी नहीं होती है तब तक, या इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होती है तब तक जो है पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई मायने नहीं है। मतलब एक तरह का सोशलिस्ट थॉट। ग्रीन की जो बुक है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये जरूर याद रखिएगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जब भी ज्वाइन करते हैं, अभी करें चाहे 2 दिन बाद भी, तो आपको सारे टेस्ट पेपर जो मॉक पेपर हैं वो वहाँ लाइव मिलते हैं, बोथ ऑनलाइन लेने के लिए और ऑफलाइन। इसके अलावा सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं, मिनी लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, और सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। कुछ भी आप लूज नहीं कर सकते हैं। एट नॉमिनल कॉस्ट यू कैन ज्वाइन। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर @paulsciencehelp@the-gmail.com। और यदि आप UGC नेट, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वेट, 15 फरवरी से शुरू होगी न्यू बैच। तब तक के लिए आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं, कई तरीके से यहाँ मैंने दे दिया है। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, विदा।